अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं महर बुखारी। सियासी बेयकीनी अभी भी मुल्क में अपने अरूज पर है। इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुंचकर फ़ौरन वापस चले गए ये कह के कि 6 दिन बाद एक हिकमत अमली अनाउंस करूंगा। लोगों की उम्मीद थी कि 6 दिन बाद शायद एक बार फिर वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि जून 22 या जून 25 तक लॉन्ग मार्च को मौखर कर दिया जाएगा। इमरान खान साहब ये ऐलान करेंगे और वो अपनी तैयारियों के हवाले से बहरहा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ करें कि मुकम्मल तैयारी के साथ इस बार आएंगे। उन्होंने इदारों को भी मुतवज्जे किया है कि अपना किरदार अदा करें और लोगों के बुनियादी हकूक़ जो हैं उसको इंश्योर कराएं। उनका एक बार फिर सारे इदारों को अपना किरदार अदा करने की अपील को किस तरह लिया जाएगा। मगर दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब भी ये दावा कर रहे हैं कि हम भी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और अब वो गलतियाँ नहीं करेंगे जो चंद दिन पहले की थी, जिसके अंदर तोड़ फोड़, लोगों को खौफ और हरास करना, उनके घरों पे छापे मारना, टेयर गैसिंग करना, बेटन चार्जिंग करना, खुद पुलिस का अमला, खुद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं आंसू गैस शेलिंग कर रही थी अपने शहरियों के ऊपर, खुद गाड़ियों की तोड़ फोड़ कर रही थी। हमने जलाओ घिराव देखा दारुल हुकूमत में और मुल्क के तूल और अर्ज में। मगर क्या ये रिपीट नहीं होगा? क्या जून में कुछ मुख्तलिफ होने जा रहा है? क्या तहरीक इंसाफ अपने सियासी मकासद हासिल कर पाएगी और बिलखसूस एक ऐसे इन्वायरमेंट में जब इदारे अलाइंड नहीं दिखाई दे रहे? इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी साहब और सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी साथ देने को। अस्सलाम वालेकुम। फरमाइएगा कि आपको लग रहा है कि अब कोई ना कोई ठहराव आया है या आएगा? इमरान खान साहब, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उनके अपने वोटर भी कि 6 दिन बाद एक बार फिर दारुल हुकूमत का रुख करेंगे, मगर अब यही खबर आ रही है कि अब वो जून के आखिरी हफ्ते में जाके लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। देखिए, इमरान खान साहब को एहतजाज का हक तो हासिल है। आईन और कानून के दायरे में रहते हुए वो जिस तरह चाहे अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, लेकिन वो जो ये बात कह रहे हैं कि वो पूरी तैयारी के साथ आएंगे, इसकी वजाहत उन्होंने नहीं की। तैयारी किस काम के लिए होगी, क्या होगी, क्या नतीजा उससे हासिल करना चाहेंगे? यानी वो किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते कि वो उनका मुतालबा माने, और अगर वो अपने हकूक की बात करते हैं तो जो अपने दूसरों के हकूक हैं उनका इनकार भी नहीं कर सकते। आम शहरियों के जो नकलो हरकत का हक है उसको भी मसदूद नहीं कर सकते या महदूद नहीं कर सकते। तो उनको उजलत में फैसले करने की बजाय सोच समझ कर लाया अमल बनाना चाहिए, और अगर वो आना चाहते हैं तो इंतजामिया के साथ बैठे, बातचीत करें और जगह मुख्तस हो वहां जलसा करें। फिर धरना देना है तो वहां धरना दें, फिर इंतजामात करें अपने कारकुनों के लिए, पानी के कुछ सहूलत उनको दें, कुछ खाने के, कुछ पीने के। देखिए, इतनी शदीद गर्मी है, आप अगर छत के नीचे लाके, आसमान की छत के नीचे लोगों को डाल देंगे, ना वहां पानी होगा, ना वहां टॉयलेट्स होंगे, ना वहां कोई खाने पीने का इंतजाम होगा, तो फिर क्या होगा? ये तो एक करबला में डाल देंगे। आपको मज़हर साहब लग रहा है कि ये उजलत में अब फैसले किए जा रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में तो बताइएगा कि आना और अपने आप को महदूद रखना, एक जगह लोगों को आके उनसे जलसा करना, मुखातिब होना और घर चले जाना, मौजूदा हालात में तो ये वो प्रेशर नहीं डालेगा जो इमरान खान साहब डालना चाह रहे हैं। शुक्रिया महर। देखिए, इमरान खान सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि जो टेम्पो उन्होंने बिल्ड किया था और जो जलसों में उन बड़ी तादाद में लोग आ रहे थे, वो टेम्पो इस तरह के इक़दाम से वो आहिस्ता आहिस्ता लूज़ कर रहे हैं। आप एक मरतबा लॉन्ग मार्च करते हैं, 2 मरतबा लॉन्ग मार्च करते हैं। उन्होंने 27 मार्च को लोगों को इस्लामाबाद बुलाया, बड़ी तादाद में लोग आए, बड़ा जलसा हुआ और जिसमें उन्होंने वो मरासला लहराया था। फिर 25 मई को आपने लोगों को कॉल दी और फिर आपने अचानक मुलतवी कर दिए, 6 दिन के लिए मौखर कर दिया। अब आप दोबारा तैयारी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को अपनी हिकमत अमली को तब्दील करना चाहिए। सियासत में चीज़ें तब्दील होती रहती हैं। अब आप देखें कि जुलाई के 2nd वीक में जो है वो पंजाब में बहुत ही अहम 20 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। आपको चाहिए कि अपनी तंजीम को उधर इन्वॉल्व करें, बजाय इसके कि आप सबसे कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च की तैयारी करो। बल्दियाती इलेक्शन अभी बलूचिस्तान में हो रहे हैं, फिर पंजाब में होने हैं, फिर सिंध में होने हैं बल्दियाती इलेक्शन। तो मेरा ख्याल है वक्त गुजरते देर नहीं लगती। इमरान खान साहब को अब उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी।
अब अगर वो बार बार वही हिकमत अमली बनाएंगे तो अपनी स्ट्रेंथ आहिस्ता आहिस्ता लूज करेंगे। किसी आदमी के पास चाहे वो जितना ही आपका सपोर्टर हो, इतना वक्त नहीं होता कि वो हर बार आपकी कॉल पर लॉन्ग मार्च के लिए आता रहे, तो आप वो टेम्पो लूज कर जाएंगे। तो आप तो एसेंशियली मजहर साहब उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि अब जो बाई इलेक्शंस एट हैंड हैं उस पर फोकस करें, कोई और हिकमत अमली बनाएं, अपनी तंजीम को मजबूत करें निचली सतह तक। तो ये चीज़ें तो उनके अहदाफ उनको हासिल नहीं करा सकेंगी। वो तो जल्द अज जल्द इंतखाबात चाहते हैं और पूरा सिस्टम जो है टेन्योर पूरी करने पे चल पड़ा। उनका अहदाफ अब होना चाहिए। आपने एक प्रेशर बिल्ड कर दिया, आपने कह दिया, लोगों को मोबिलाइज कर लिया कि आप इस इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। अब उसका तरीका क्या है? इलेक्शन अभी हो या इलेक्शन कुछ अरसे बाद हो, इलेक्शन की साइंस अलग होती है। इलेक्शन जलसे जुलूस से बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज़ होते हैं। आपने इमरान खान 2013 में भी 2018 में भी जहां उन्हें शिकस्त हुई उसकी वजह ख़राब उम्मीदवारों का चुनाव वो था और दूसरे तंजीम थी उनकी। अगर आप इतने बड़े क्राउड निकालने के बावजूद तंजीमी तौर पे नाकाम हो जाते हैं, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स में नाकाम हो जाते हैं, तो आपकी ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो ज़ाया हो जाएगी। मगर ये बातें शामी साहब, ये बातें उनको अपने रुफ़का और अपने दोस्त अहबाब जो लॉन्ग मार्च के हक में नहीं हैं, और वो एक सिग्निफिकेंट तादाद है हमारी इतलात के मुताबिक, वो उनको कन्विंस कर पाएगी? देखिए, ये जो लॉन्ग मार्च उन्होंने किया है, इससे पहले उनका जो दबाव था उसमें एक खातर का कमी वाक़ई हो चुकी है। अब जिस तरह उनके उस लॉन्ग मार्च ने एक लोगों को खौफ में मुब्तला किया था, अब वो खौफ बड़ी हद तक ज़ायल हो चुका है। तो खान साहब को ये समझना चाहिए कि जो गुज़श्ता लॉन्ग मार्च है उसने उनकी ताकत में इजाफा नहीं किया बल्कि कुछ कमी की है। और अगर वो इसी तरीके से एक ऐसे रास्ते पे चलते रहेंगे तो बतदरीज उनके दबाव में कमी होती चली जाएगी और फिर उनके जो आप कहीं ना कहीं शामी साहब ये फैसला तब्दील होते देख रहे हैं कि ये टेन्योर पूरी होगी। कहीं ना कहीं हुकूमत वक्त को ये आपको लग रहा है उनके इस फैसले में लचक आ सकती है? क्या इदारा जाती सपोर्ट में लचक आ सकती है इस हवाले से, या अब ये तय है, ये भी नागुज़ीर है कि इलेक्शंस अपने मुकर्ररा वक्त पे ही होंगे? देखिए, इसकी कोई खास अहमियत नहीं है। यानी अगर ये टेन्योर वो पूरी भी कर ले, जो सोकाल टेन्योर कह रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? 1 साल के लगभग वो वक्त है। इलेक्शन तो अब करीब आ चुके हैं। यानी ये तो अगर आप 4 महीने में हो जाए, 6 महीने में हो जाए या 1 साल में भी हो जाए, तो खान साहब को उनकी तैयारी करनी चाहिए, अपनी जमात को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, उसकी ताकत को संभालना चाहिए और उसको इंतखाबात पर लेके जाना चाहिए। अगर इंतखाबात से पहले ही लोग थक जाएंगे, उनका दबाव कम हो जाएगा, उनके दिल जो है अफसुर्दा हो जाएंगे, तो फिर इंतखाबात में उनकी जो हैसियत है उसको भी नुकसान पहुंचेगा। उनको एक पार्लिमानी निज़ाम के अंदर जो जिद्दोजहद के अंदाज हैं उनको अपनाना होगा। आप इस सारे सिस्टम को उल्टा नहीं सकते हैं, इसके अंदर रहते हुए अपनी स्पेस आपको बनानी है। ये स्पेस किस हद तक बना सकेंगे मजहर अब्बास साहब? अभी तक तो इट सीम्स द होल हाउस इज स्टैक्ड अगेंस्ट हिम। पहले फौज को कहा न्यूट्रल ना रहिए, अब अदलिया को भी कहा जा रहा है कि अपना किरदार अदा करे। एग्जैक्टली मेहर, यही बात है। जब आपको ये अंदाज़ा हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उस तरीके से आपके साथ नहीं खड़ी है, जब आपको ये अंदाज़ा हो रहा है कि तमाम जो हुक्मरान जमातों के इत्तेहादी हैं वो सब एक साथ खड़े हुए हैं, जब आपको ये अंदाज़ा हो रहा है कि अदलिया कभी सही, कभी आपके नुक्ता नज़र से कभी सही कभी गलत फैसले दे रही है, तो आपका वाहिद रास्ता क्या रहता है? आपका वाहिद रास्ता यही रहता है कि आपके लोग जो है इतनी बड़ी तादाद में इलेक्शन के दिन निकलें कि वोट के ज़रिए आप ये तब्दीली ले आएँ। और वोट चाहे वो 2 महीने बाद पड़े या 1 साल बाद पड़े, उस वोट को यकजा रखना इमरान खान की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। और आपको नुकसान कोई नहीं हो रहा। ये हुकूमत इस वक्त महंगाई के पहाड़ तले दबी हुई है। ये हुकूमत जो है महंगाई जितनी बढ़ती जाएगी, ये बिल्कुल अगर इमरान खान इस वक्त इतना जोर देंगे कि इसी वक्त इंतखाब हो, तो अगर फौरन इंतखाब हो जाता है, आप जीत जाते हैं, हुकूमत बन जाती है, तो माशी बुरान तो संगीन से संगीन तर होता जाएगा। कुछ फैसले आपको लग रहा है कि ये हुकूमत भी गलत कर रही है, जो इन्होंने एक्सेसिव हैंड यूज किया है हक राय दही को सप्रेस करने के लिए, फ्रीडम ऑफ असेंबली को सप्रेस करने के लिए, कहीं ना कहीं ये भी पैनिक में है या एक्सेसिव? मेहर उसका ये तो रियासती जबर जो इन्होंने इस्तेमाल किया है,
मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों ने इसका 100% फायदा इमरान खान को गया है। ठीक है। ये जो तस्वीर जो छपी हैं, जो वीडियो लीक हुई, जो तमाम वीडियो लीक कह रहा हूँ, वीडियो चली, जो ये सारी चीजें हुई हैं, उसका नुकसान इमरान खान को नहीं हुआ। जरूर उनके कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मगर दीगर इनके कोalition जमातें खामोश रहें इस पे। नून लीग ये फ्री हैंड के साथ ये काम करे, ये तो एक अपनी भी इंटरनल पैनिक की निशानदेही कर रही है ना कहीं तो पैनिक है। पैनिक से ज्यादा वो थोड़ा सा विंडिक्टिवनेस भी नजर आती है इसके अंदर कि जी तहरीक इंसाफ को सब, लेकिन इसका लॉन्गर टर्म में नुकसान मुस्लिम लीग नून को होगा, नुकसान ही नुकसान है, JUI को होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा। आगे चल के आपके पास वो जस्टिफिकेशन खत्म हो जाएगी कि जी कल अगर इमरान खान की हुकूमत आती है और वो आपको किसी मार्च से रोकती है, बिल्कुल तो आप ये नहीं कह सकते कि जी हमने आपको अलाउ किया था। शामी साहब, ये जो अब मुबैना ऑडियो आई है आसिफ अली जरदारी साहब की और मलिक रियाज की, ये ऑफ कोर्स इसको कंटेस्ट भी किया जा रहा है, मगर ये भी इत्तलाएं आने वाले दिनों में इस तरह की और भी ऑडियोज आएंगी, इनके ऊपर कितनी तवज्जो देनी चाहिए या इनमें कितना वजन होना चाहिए टू शेप द पॉलिटिकल नैरेटिव? क्या ये वाकई हमें एक इंसाइट देता है कि पसे पर्दा क्या कर रहे होते हैं सब? देखिए, जब इस तरह की ऑडियोज जो हैं जितनी भी आ जाएं, इनसे सियासी हक़ाइक़ तो तब्दील नहीं हो सकते। लोग दिलचस्पी से उनको सुनेंगे, कोई तफन्नुन तबा का सामान भी होगा। और ये जो ऑडियो लीक हुई है उससे यही लग रहा है ना कि खान साहब जो हैं जरदारी साहब से राब्ता करना चाह रहे थे जी। तो बात यह है कि किसी सियासी कुव्वत से राब्ता करना कोई बुरी बात तो नहीं है, नहीं, मगर उनके पूरे बयानिए के खिलाफ जाता है ना। अपना बनाया जी, जी, बिल्कुल। उन्होंने खुद अपने पांव में जंजीरें डाल दी हैं, इसलिए अब उनके लिए मुमकिन नहीं रहा कि वो किसी सियासी जमात से राब्ता कर सकें, उसके साथ मामला कर सकें, उससे बातचीत कर सकें। अब तो उनको तन्हा अपना सारा मामला जो है वो तय करना है और अपनी लड़ाई लड़ना है। देखिए, अगर वो अपनी जिद्दोजहद को पुरअमन रखेंगे, उनको इसका फायदा होगा, उनको हमदर्दियां उनके साथ होंगी। अगर उनको हुकूमत तशद्दुद करेगी, अगर लोगों को कैदोबंद की सोबतों से गुजरना पड़ेगा, तो हमने हमेशा अपनी तारीख में देखा है कि जबर जो करता है उसको उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर आप खुद कानून को हाथ में ले लें तो फिर उससे आप हुकूमत के लिए भी आसानी पैदा करते हैं। तो खान साहब को चाहिए कि एहतजाज के वही तरीके इख्तियार करें। मगर अभी आपको कोई एक ऐसी कुव्वत हमारे मुल्क में या कोई एक ऐसा इदारा नजर आ रहा है शामी साहब के जो इमरान खान साहब की मदद कर सकता है? देखिए, इमरान खान साहब की मदद करने का मामला नहीं है, उनको एक अपने एक दायरे में रखने का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको फैसिलिटेट किया था, और लेकिन उनको जो उनके लिए जो जगह मुख्तस की गई थी, उन्होंने उस जगह तक अपने आप को महदूद रखना मुनासिब नहीं समझा। अब वो सुप्रीम कोर्ट से तवक्को कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनके एहतजाज की निगरानी करे, उसका रास्ता हमवार करे। ये आप अदालत से ये मुतालबा या तवक्को नहीं रख सकते। आप कानून के दायरे में रहें, आपके खिलाफ कोई हरकत हो और कोई हुकूमत तजावुज करे, तब आप अदालत के पास जा सकते हैं ना। अदालत को आप फैसिलिटेटर तो नहीं बना सकते अपनी मूवमेंट का। मगर मज़हर साहब, इस पूरे अमल के दौरान एक अहम तरीन पेशरफ्त मुसलसल ये रोज़ हो रही है कि वज़ीर आज़म और उनके साहबजादे पे फ़र्द जुर्म टल रही है, रोज़ टल रही है, तारीख दे दी जाती है, कोई ना कोई और इशू निकल आता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस्तगासा के ऊपर दबाव डालना, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अपने हक़ में थ्वाट करना, पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र्स गलत करना, बड़े बड़े केसेस मुतासर होने के हवाले से सुओ मोटो नोटिस लिया। ये सारा कुछ ऐन हम सब की नाक के नीचे हो रहा है और इसको बार बार उठाया जा रहा है, बट इट डजंट सीम टू बी हैविंग द काइंड ऑफ इम्पैक्ट जो शायद एक बेदार, मुतहर्रिक, एक्टिव जमहूरियत में इसका होता। मेहर, इसके ये सारे ऑप्टिक्स जो कि गलत ऑप्टिक्स है, मतलब हुकूमत के लिए गलत ऑप्टिक्स हैं, इन सब का फ़ायदा इमरान खान को हो रहा है, चाहे वो हेयरिंग हो या हेयरिंग एडजर्न हो। और ये दो बड़ी गलतियाँ मेरे नुक्ते नज़र से जो इन जमातों ने की है, पहली अदम एतमाद की तहरीक और दूसरी शहबाज शरीफ साहब को और हमजा शहबाज को वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनाना। उसकी बहुत सिंपल सी वजह है और वो मॉरल और एथिकल चीज़ें हैं कि अगर आप फ़र्ज़ करें 1 साल का तो पीरियड था जो आपके सामने था, पीरियड 1 साल 1.5 साल ले लें आप, उस पीरियड में अगर कोई मेक शिफ्ट आप प्राइम मिनिस्टर बनाते तो इमरान खान साहब के लिए भी मुश्किल होती, तहरीक इंसाफ के लिए भी मुश्किल होती और हुकूमत के लिए निस्बतन बहुत आसान होता।
शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज अपने मुकदमात या मरियम नवाज साहब अपने मुकदमात से अपने आप को निकालने की कोशिश करते या निकालते। और दूसरे ये कि अगर आपने टफ फैसले भी लेने थे तब भी आपके पास कोई मेक शिफ्ट अगर प्राइम मिनिस्टर होता, और बहुत से अच्छे लोग हैं इस वक्त दोनों जमातों में, तो आप उनमें से किसी एक को भी प्राइम मिनिस्टर अगर बनाते या चीफ मिनिस्टर बनाते जिन पे इस किस्म के मुकदमात नहीं हैं, तो उसका फ़ायदा इन तमाम जमातों को होता। तो ये ऑप्टिक्स हैं कि एडजर्न हो जाती है हेयरिंग, ये हर मरतबा जब भी होगी इमरान खान को मौका मिलेगा, वो एक बयान दे देंगे। जब भी आप FIA में अफसरान को तब्दील करेंगे, इमरान खान को एक मौका मिलेगा, वो एक बयान दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इमरान खान को बहैसियत उनकी जमात ये फ़ायदा पहुंचा रही हैं, और इस हुकूमत को हर मरतबा ये नुकसान होता है। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्टिक्स हैं। लेकिन फिर जिस तरह भी शामी साहब भी कह रहे थे, इमरान खान साहब को सोचना चाहिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जी कुछ नहीं होगा, आप आएँ, एक दिन का जलसा करें और चले जाएं, धरने की इजाज़त नहीं है। सर मैं तो एक और बात नहीं समझ सक रही। इमरान खान साहब अगर हमें बंद गली में लग भी रहे हैं, शामी साहब, हुकूमत जब ये फैसला कर चुकी है कि टेन्योर पूरी करनी है, तो कभी भावलपुर तो कभी मनसेरा में इतने बड़े बड़े अवामी जलसे क्यों कर रहे हैं? मनसेरा के जलसे में तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी पहुंच गए। देखिए, हमें ये हकीकत नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए कि 2018 के इंतखाब में 32% वोट तहरीक इंसाफ को मिले थे, और जो जमातें आज हुकूमत में हैं उससे 2 गुना वोट उन्होंने हासिल किए थे। उनकी अपनी एक हमायत मौजूद है, उनकी सपोर्ट बेस मौजूद है, उनके वोटर्स मौजूद हैं। आप ये नहीं कह सकते कि वो उनकी कोई सियासी हैसियत नहीं है या साख नहीं है। और मौजूदा हुकूमत जो है ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे वसीउल बुनियाद हुकूमत है। कभी इतनी बड़ी सियासी जमातों ने मिलके इतनी ऐसी हुकूमत नहीं बनाई। और जहां तक मुकदमात का ताल्लुक है, अभी बदर साहब कहते हैं हमारी जो थर्ड वर्ल्ड है उसमें तो यही काम होता है। जो लोग अपोजिशन में होते हैं उन पे मुकदमे कायम होते हैं, वो बरसों चलते हैं। ये कोई आज की बात नहीं है। आप इंडिया में देख लें, वहां कितने लोग लोकसभा में बैठे हैं जिनके ऊपर तरह तरह के मुकदमात हैं। होना ये चाहिए ये मुकदमात जल्द निपटाए जाएं। आप देखें जो फॉरेन फंडिंग केस है PTI का, वो कब से चल रहा है? जो अभी डेफेमेशन के केसेस हैं वो कब से चल रहे हैं? तो ये हमारा जो अदालती निज़ाम है वो एक सुस्त रवि है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी साहब, मज़हर अब्बास साहब मौजूद थे। दोनों एक बात के ऊपर बहरहाल राज़ी हैं कि इमरान खान साहब को अपनी हिकमत अमली पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है और तंजीमी तौर पे अपने आप को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। इलेक्शन 4 महीने में हो, 6 में हो, अगले 1 साल में तो हो ही जाना है, और इस वक्त को बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल किया जाए। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। हुकूमत के पास जहर खाने को भी पैसे नहीं है। ये अल्फाज गुज़िश्ता रोज सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में वजीर ममलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहे। वजीर ममलिकत ने कमेटी को बताया गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 1500 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि सुई गैस कंपनियों के मुनाफे और असासों में कमी वाक़ई हो रही है। खदशा है कि कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी। ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं और अभी तक न IMF और न दोस्त ममालिक की तरफ से किसी किस्म की कोई इमदाद मौसूल हुई है। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान की जानिब से IMF की बुनियादी शराइत यानी पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी का खात्मा किया गया, जिसके बाद डॉलर की कदर में अब तक 3 रुपये से जायद की कमी वाक़ई हो चुकी है। इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी के रुझान का खात्मा हुआ है, मगर अभी पाकिस्तान को IMF की मजीद शराइत पर अमल करते हुए बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करना, पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब्स में कमी, सनती एमनेस्टी स्कीम का खात्मा, प्राइमरी बजट खसारे को सरप्लस में तब्दील करना और नए टैक्सेस लागू करना भी शामिल हैं। रुपए की कदर और स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी बरकरार रहेगी या नहीं, इसका फैसला तो आइंदा कुछ दिनों में हो जाएगा। लेकिन सब्सिडीज के खात्मे और दीगर शराइत पर अमल के बाद पाकिस्तान में महंगाई का एक ऐसा तूफान आएगा जिसे काबू करना किसी चैलेंज से कम नहीं होगा, और हुकूमत ऐसे कौन से इक़दामात लेगी जिनसे गरीब आवाम पर मजीद बोझ नहीं पड़ेगा।
आपने पैकेज देखा, इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ एडिटर प्रॉफिट मैगजीन खुर्रम हुसैन साहब मौजूद हैं और हमारा साथ दे रहे हैं मुजम्मिल असलम साहब, तर्जुमान वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खुर्रम, आपसे आगाज़ करूँगी, बताइएगा कि हम लोग अब सही सिमत में फाइनली चल निकले हैं। 11 मई से लेके 26 मई तक वक्त का ज़िया किया इस हुकूमत ने और फिर अल्लाह अल्लाह करके बिल आखिर सख्त फैसले लेना शुरू कर दिए हैं। जी, शुरू तो कर दिए हैं, लेकिन अभी काफी फासला और इन्होंने कवर करना है। तो अगर आप पूछ लें कि सही सिमत पे शुरुआत हो गई है, वो तो हो गई है, लेकिन बाकी रास्ता ये लोग अभी जो चलना है उसके ऊपर अब नजर है कि अभी पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में मजीद इजाफों की बहुत गुंजाइश है। गैस और बिजली की प्राइसेस में भी अभी काफी इजाफा होना है और उसके साथ साथ जो बजट आ रहा है वो एक ऑस्टेरिटी बजट होना पड़ेगा। और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने खुद अब कह दिया कि भाई ग्रोथ रेट जो 6% का चल रहा है वो सस्टेनेबल नहीं है, उसको कम करना पड़ेगा, तो उससे बेरोजगारी भी फैलती है। तो अभी तो सख्त स्टेप्स बहुत और हैं। एक पहला स्टेप तो लिया गया है, लेकिन अभी बहुत और फासला है आगे। मगर खुर्रम, 17.5 रुपए फी लीटर पेट्रोल पे भी अभी सब्सिडी रहती है, 56 रुपए फी लीटर डीजल पे भी रहती है। उसके बाद IMF से जो मुआहिदा था उसके ऊपर तो हमें 30 रुपए की लेवी भी लगानी है। तो ये तो अभी वो फैसले हैं कि तो लग रहा है कि अभी हमने आगाज ही किया है। बट अ लॉट ऑफ दीज डिसीजंस सीम टू बी वेरी क्लोजली लिंक्ड टू व्हेन इलेक्शंस विल बी हेल्ड। अब क्लैरिटी अगर है 1.5 साल पूरा करने की, तो क्या ये फैसले भी कदरे आसान हो जाएंगे? आई डोंट नो अबाउट आसान, लेकिन पॉसिबल हो जाएंगे, क्योंकि ये फैसले करने के फौरन बाद इलेक्शन में जाना किसी भी हुकूमत के लिए खुदकुशी है। तो अगर इन्होंने फैसला कर लिया है कि हम पूरी अपनी मुद्दत पूरी करके ही छोड़ेंगे, तो फिर इसका मतलब है पॉसिबिलिटी आ जाती है कि ये फैसले करने के बाद इसके जो नेगेटिव असरात हैं उनको ऑब्जॉर्व करके, मईशत को संभाल के, वापस अपनी जगह पे खड़ा करके, थोड़ी आवाम की बेहतरी ला के और फिर इलेक्शन में जाएं। उसमें तो 1.5 साल आराम से लग जाएगा। ठीक है, और ये आप होते देख रहे हैं क्योंकि ओगरा की भी अभी तो यकम से पहले ही पहला शिफ्ट के अंदर इन लोगों ने सब्सिडी विड्रॉ करना शुरू कर दिया। ओगरा की भी समरी जी, तो ये आपको लग रहा है जी, ये नहीं, मेरा मतलब है कि ये कितने फासले से ये फैसले किए जाएंगे? बिकॉज अब वजीर खजाना का ये मानना है कि अगले महीने से बहाल होते देख रहे हैं IMF प्रोग्राम। अब देखिए, बहाल होता है या नहीं होता, उस डायरेक्शन तो उस तरफ है, लेकिन एज आई मेंशन कि अभी काफी और फैसले करने हैं और इन लोगों की कब तक वो जो पॉलिटिकल विल है वो सर्वाइव करती है और टू सी द होल थिंग थ्रू। लेकिन बहाली, IMF प्रोग्राम के बहाली के बाद भी असली गेम तो तब शुरू होएगी जब इन्होंने उस प्रोग्राम के जो टारगेट्स हैं उनको मीट करने के लिए अपनी पॉलिसीज एडजस्ट करनी पड़ेंगी। तो अभी पहला स्टेप तो इन्होंने ले लिया, लेकिन एक बात जरूर है कि ये एक वो रास्ता है महर जिसके ऊपर एक दफा आप चल पड़े तो फिर रुकना या वापस आना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर पहला कदम ले लिया है, अब इनके पास ऑप्शंस बहुत कम रह गई हैं कि बाकी फासला भी कंप्लीट करें और बाकी स्टेप्स भी लें। तो आई थिंक उस हवाले से तो लग रहा है कि शायद कर ले ये लोग के पॉलिटिकल विल, क्योंकि और ऑप्शन नहीं है। अब रोकना यहाँ पे या वापस आने की ऑप्शन जो है वो दैट डज नॉट एग्जिस्ट। मुजम्मिल, हम जो अब देख रहे हैं प्राइमरी डेफिसिट का जो हदफ है वो तो हम शायद बहुत जल्द उसको भी क्रॉस कर लेंगे, वो भी गलत अभी तक जा रहा है। जो हमारे पास नंबर्स आए पहले 9 माह के और उसके बाद जो अभी मजीद प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लास्ट क्वार्टर में तो वैसे भी बड़े अहम फैसले होने होते हैं। तो इस साल के लास्ट क्वार्टर में आप क्या फर्क होते देख रहे हैं हमारे प्रोजेक्शंस के हवाले से? देखिए मेहर, 9 महीने के जो प्राइमरी डेफिसिट आया वो 445 अरब रुपए है जी। मिफ्ता इस्माइल 447 कल 447 प्रिसाइजली। मिफ्ता इस्माइल ने कल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोला 1300 अरब हो गया। तो उनके नंबर्स पे कंट्रोल नहीं है अभी तक भाई साहब के। 1332 अरब टिल जून प्रोजेक्शन की बात वो कर रहे थे और ऑफ कोर्स वो कह रहे हैं इसके अंदर मजीद आगे 700 अरब भी ऐड होना है। दिस इज गोना बी हिटिंग द रूफ। आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ आता। 9 महीने में 447 और आप बता रही हैं 2000, यानी 3 महीने में 1600 अरब। कल वैसे जिस तरीके से उन्होंने 160 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट पास की है, इरादे नेक नहीं लग रहे और हाथ पैर फूले में। सिर्फ गंदम में एक तरफ कह रहे हैं कि जी लैंडमाइंस बिछा दी, दूसरी तरफ कल गंदम में उन्होंने पता नहीं कितनी लंबी सब्सिडी अनाउंस कर दी, 40 रुपए। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो साल होगा पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान की 75 साल की तारीख का सबसे बदतरीन माशी साल होगा। और ये 1.25 साल गुजार लें, 1.5 साल गुजार लें,
आपको मैं बता दूं महंगाई 25% तक जा सकती है, शरह सूद इसी तरह उसको फॉलो करेगा, रुपया अपनी कदर को गवाता रहेगा, ग्रोथ जैसे अभी खुरम ने बताया जो 6% थी ये 2 से 3% आ जाए बहुत बड़ी बात होगी। और इसके अलावा जो खसारे हैं ये भी जो है ना इट विल हिट द रूफ, मतलब रूफ नहीं बहुत ही ऊपर निकल जाएगी, आसमान की तरफ निकल जाएंगे। These are my projections for next year. No, but this is owing to what? क्यों आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं? अगर हम फिस्कल डिसिप्लिन दिखाना शुरू कर देते हैं, we start getting our house in order. Where is the discipline, मैडम? ये तो बताएं। कल 160 अरब की आपने सप्लीमेंट्री ग्रांट अप्रूव कर दी, आपने आते ही $28 की LNG खरीदी, जिससे अभी इस महीने का 3 दिन बाद आप ट्रेड का नंबर देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। इस महीने 3 दिन बाद आप एक्सपोर्ट का नंबर देखिएगा क्या आ रहा है। आप बता तो दें, वेयर इज द डिसिप्लिन लाइस? खुरम, आप भी इसी तरफ हालात जाते देख रहे हैं, 25% तक महंगाई? आप नहीं, ये एक बहुत पॉलिटिकल रीडिंग है और यू नो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मुजम्मिल, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के अब स्पोक्समैन है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी का शायद ये व्यू होगा। लेकिन देखें, दो चीजें हैं। अगर आप डिटेल्स में जाएं कि भाई LNG इतनी महंगी क्यों खरीदी, वो इसलिए क्योंकि इनसे पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ऑर्डर्स नहीं प्लेस किए थे, और अगर हमने 22 घंटे की लोड शेडिंग देखनी थी इस मुल्क में, तो ठीक है आप LNG मत खरीदें आके, लेकिन अगर आपने लोड शेडिंग और पाकिस्तान में जो फ्यूल क्राइसिस एक पैदा हो रहा था उसको अगर संभालना है, काबू करना है, तो मजबूरी में इमरजेंसी ऑर्डर्स LNG के देने थे, और स्पॉट मार्केट्स में यही प्राइस चल रही थी। अगर इनकी गवर्नमेंट ने जाने से पहले 3 महीने पहले अरेंजमेंट्स कर लिए होते मई के सप्लाई के, तो इनको ये इमरजेंसी ऑर्डर्स नहीं प्लेस करने पड़ते। एक एक चीज को इस तरह से अगर आप नॉन पॉलिटिकल नजर से देखें तो सारी समझ आ जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। नागुज़ीर फैसले थे सारे। जी हाँ, अब देखें बेसिक इशू यहाँ पे ये है कि एक इकोनॉमी जो ग्रो कर रही थी 5 या 6% के दरमियान, वो ओवरहीट कर रही थी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये शौकत तरीन साहब भी कहते, बिल्कुल उन्होंने सितंबर अक्टूबर में कहना शुरू कर दिया था कि ये इकोनॉमी ओवरहीट कर रही है, हम लोग ये ग्रोथ रेट अफोर्ड नहीं कर सकते, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा चढ़ रहा है इसी ग्रोथ के साथ, हमारे ज़र मुबादला गिर रहे हैं इसी ग्रोथ रेट के साथ, और इसी को अगर हम लोगों ने इसी इंजन को रेस दे दे के 6% तक चलाने की कोशिश की तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। ये सारी बातें वो खुद कर रहे थे, और अभी नहीं 6 महीने पहले, 7 महीने पहले स्टेट बैंक ने सितंबर में कहना शुरू कर दिया था, सितंबर 2021 में, कि इकोनॉमी जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। नवंबर दिसंबर में उन्होंने इमरजेंसी मेजर्स लिए थे सिचुएशन को कुछ काबू में लाने के लिए। 2 जो मैसिव इंटरेस्ट रेट हाइक्स हुई थी, उनका यही मकसद था कि एक रनअवे ग्रोथ प्रोसेस जो आपकी मईशत को तबाह कर रहा है, उसको काबू में लाना है किसी ना किसी तरह। और अभी जो लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आई है उसमें तो खुल के स्टेट बैंक ने भी कह दिया, उन्होंने ओवरहीटिंग का अल्फाज तो नहीं यूज किया, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि द इकोनॉमी कुड बेनिफिट फ्रॉम सम कूलिंग। तो ये तो मकसद तो एक ही हो गया ना, मतलब तो एक ही हो गया। तो अब एक बबल किस्म की इकोनॉमी जो ग्रो कर रही थी, वो बबल बर्स्ट हो रहा है, और बर्स्ट होते होते हुकूमत चेंज हो गई, तो दूसरी जो हुकूमत आई है उसको संभालना पड़ रहा है इसके सारे असरात। बिल्कुल जैसे PTI हुकूमत ने एक ग्रोइंग इकोनॉमी इनहेरिट की थी, लेकिन उस इकोनॉमी की ग्रोथ रेट जो थी वो अपने ही ज़र मुबादला जला रही थी, अपने ही इन्फ्लेशन रेट को फ्यूल कर रही थी, और उनको वो सिचुएशन काबू में करनी पड़ी थी। और 2018-19 और 19-20 इनफैक्ट निहायत ही मुश्किल साल गुजरा था, और उस पूरे पाकिस्तान की तारीख में माशी फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, और उनका थ्रू आउट नैरेटिव ये था कि वी इनहेरिटेड अ ब्रोकन इकोनॉमी, हम उसको संभाल रहे हैं। अब वही नैरेटिव इस गवर्नमेंट का हो गया कि ये कह रहे हैं कि भाई एक ब्रोकन इकोनॉमी हमें दी गई है, उसको संभालने के लिए हमें ये मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। और इस दौरान आई थिंक ये वही वाली एक स्टोरी दोबारा से रिपीट हो रही है जो हमारी तारीख में कम से कम 25-30 सालों से चलती आ रही है, इफ नॉट लॉन्गर। महर, ठीक है। सो मुज़म्मिल, मसला ये है कि ऑफ कोर्स यही जस्टिफिकेशन जिस तरह खुरम कह रहे हैं, बजा फरमा रहे हैं, हर हुकूमत आते हुए कहती है कि हमें विरसे में क्या मिला है, नॉट रॉन्गली सो। बाकी एक बूम और बस साइकिल है, बदकिस्मती से कुछ फैसले ऐसे होते हैं इलेक्शंस के टाइम पे जाते हुए, वी ऑल्सो डिट्रैक्ट एंड मेक पॉलिटिकल डिसीजंस। मगर मसला भी ये है कि सर अभी गिनवाना तो शुरू नहीं करना है, तो डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी कि किस तरह सब्सिडीज़ के हम मुतहम्मिल नहीं थे, हेडिंग टुवर्ड्स डिफॉल्ट, द नंबर्स आर गोइंग हेयरवायर। इज देयर अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये हुकूमत बार बार कह रही है कि हम दावत दे रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने फिर बात की कि भाई इकोनॉमी के ऊपर सब एक पेज पे आ जाएं।
क्योंकि अगर कल को आप फिर से पीटीआई आनी है, कोई और जमात आनी है, एटलीस्ट उन पॉलिटिकल शॉक से तो महफूज रहे। देखें, बात ये कि मैंने बड़ी कोशिश की थी कि आपको बोला भी था ज़ाती और इंडिपेंडेंट राय। मुझे एक बात बता दें कि 20% डीजल और पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है, दुनिया में ग्रेन बॉम्ब चल रहा है। मतलब व्हाट इज पॉलिटिकल इन दिस? वन नीड्स टू रियलाइज कि मैं एक मतलब अपनी जो है चीजें देखते हुए बता रहा हूं। जो कमोडिटी प्राइस है, जिस तरह आपकी करेंसी वीकन हो रही है, जिस तरह आपके रिजर्व्स की पोजीशन है, इट इज वेरी इजी टू से पॉलिटिक्स। मैं भी बोल सकता हूं कि आज से खुरम की फैमिली भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, तो ये बहुत आसान है। हम प्रोफेशनल बात कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर आप डिसएग्री करते हैं, आप कहेंगे नहीं 10% आएगी इन्फ्लेशन, 5% आएगी इन्फ्लेशन, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं अपनी फोकस दे रहा हूँ। सेकंड बात ये कि बिल्कुल पॉलिटिक्स में जो है इकोनॉमिक्स में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और ये जो है सबसे ज्यादा जिसने की है, आपको भी पता है, लास्ट ईयर जून से लेके फरवरी 15 तक हमने 14 दफा पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई थी और 54 रुपीज पर लीटर बढ़ाई थी। उसमें से 10 दफा तो खुरम ने आके पॉलिटिक्स की थी, अवाम पे बोझ डाल दिया, अवाम पे ये कर दिया। खुरम उस वक्त भी इंडिपेंडेंट थे कि नहीं थे मुझे नहीं पता। नहीं, गलत बात ना करें मुज़म्मिल, गलत बात मत करें प्लीज। बहर गलत बात कर रही है। ये attributing positions to me that I never took. This is wrong. I have been on your show. बहर आपके शो पे आके मैंने इस किस्म की कमेंटरी के खिलाफ कहा है। मैंने ये वाली लाइन कभी नहीं ली थी कि अवाम के ऊपर बोझ डाल दिया, ये डाल दिया। इनफैक्ट आपके शो पे आके मैं हर अपीयरेंस में और तमाम और शोज में हमेशा ये कहता था कि पीटीआई डिड इनहेरिट अ ब्रोकन इकोनॉमी, और जो स्टेप्स वो ले रहे हैं उनको लेने पड़ेंगे। इनफैक्ट इनके पावर में आने से पहले ही मैंने हाउ डू वी गेट आउट ऑफ दिस साइकिल? मेरा मतलब है कि वी आर नॉट जस्टिफाइंग। ठीक है, द आइडिया इज नॉट एट्रिब्यूट पोजीशंस टू मी दैट आई नेवर टुक। ठीक है मुज़म्मिल साहब, you focus on your own point of view, but the idea right now is कि अब इस हुकूमत को ये सब फैसले भी करने हैं, एंड टेकिंग अवे के पॉपुलर हो अनपॉपुलर हो, द फैक्ट रिमेन्स कि ये फैसले नागुज़ीर थे और लेने पड़ेंगे। डू यू थिंक जिस तरह खुरम कह रहे हैं दैट दे विल, बड़ा मुश्किल होगा विड्रॉ करना, दे विल हैव टू वॉक द लाइन टू ऑल द वे टू द एंड, पूरा एंड तक सी थ्रू इसको करना होगा? या यू थिंक वंस अगेन एज ऑलवेज मुल्क में इलेक्शन से पहले जो हैं एक पुल बैक आ जाता है, हम कोशिश करते हैं कि ज़रा से फंड्स जो हैं वो दे भी दिए जाएं, उसके ऊपर तरक्याती काम भी कर दिए जाएं, ज़रा सा बोझ भी अवाम पे कम पड़े? नहीं, अगर आप एहसन इकबाल की अभी जो आई हैं पिछले दिनों अखबारात में, उन्होंने जो है हायर एजुकेशन फंड का जो है 50% से बजट काट दिया है। हाँ। उसके अलावा जो है उन्होंने कराची का जो नेक्स्ट ईयर का डेवलपमेंट बजट है वो तकरीबन एलिमिनेट कर दिया है, लेकिन उन्होंने 40 बिलियन जो है एमएनएस के लिए रखा है फॉर देयर स्कीम्स। तो समहाउ देयर इज मतलब अ टच ऑफ इलेक्शंस जहां पे जरूरत पड़ेगी। अभी ये जो 40 रुपए जो आटे का रेट कर दिया इन्होंने, इससे जो है 150 अरब रुपए की सब्सिडी बनती है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, सो वेयर विल दिस मनी कम फ्रॉम देन? खुरम आप बताइए ये पैसे आएंगे कैसे? 2000 माहाना पैकेजेस भी ऐलान कर दिए वजीर आजम ने। इट्स लाइक एक जगह से आप खींच रहे हैं, दूसरी तरफ आप निकाल रहे हैं। वेयर विल दिस मनी कम फ्रॉम? एग्जैक्टली मतलब वो समझ नहीं आ रहा कि इलेक्शंस खेलें या मुल्क खेलें। मैं आपको बताऊं एक ऑनेस्ट ओपिनियन, अगेन ट्राइंग टू बी इंडिपेंडेंट, कि आपको कुछ पास थ्रूज करने पड़ेंगे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है कंप्लीट पास थ्रूज करके जो पूरी की पूरी इकोनॉमी को चोक कर दें, विच इज एक्चुअली द बेस्ट केस सिनारियो नाउ जो नजर आ रहा है कि ये जो है अगर इस तरह के पास थ्रूज होए तो इकोनॉमी चोक बहुत बुरे तरीके से हो जाएगी, विच इज व्हाई आई एम सेइंग कि 2 से 3% ग्रोथ हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और ये पास थ्रूज जो है महंगाई का बॉम्ब नहीं, बहुत खतरनाक चीज है। रहा सवाल ये कि अब होना क्या चाहिए, सिंपल सी बात है कि आप लोगों ने जैसे बोला, खुरम भी बोल रहे हैं कि पॉलिटिक्स को इकोनॉमी से अलग कर दो और सब तय कर दो कि प्रिंसिपल्स ये हैं इकोनॉमी के, जैसे ऑयल प्राइस जो इंटरनेशनल मार्केट में होगी यहाँ होनी चाहिए। इस पे कोई बहस नहीं करेगा, मुबाहिसा नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। दूसरा ये कि देखें अब हमारे मुल्क को सीधा करना है ना, तो आप ये जो है ना NFC अवार्ड इसको रिवाइज कर दें, वरना आइंस्टाइन को भी ले आए जिंदा करके तो वो पाकिस्तान की मैक्रो सही नहीं कर सकता, क्योंकि जो आप नया टैक्स कमाते हैं उसका 58.5% सूबों में बांट देते हैं और वो उसको गटर पे पानी की तरफ बहा देते हैं, जिस तरह अभी ये किया इन्होंने। ठीक है खुरम, ये मनमोहन सिंह ने 2005 में भारत ने फैसला कर लिया था कि नो मोर पॉलिटिक्स ओवर इकोनॉमी। आई डोंट नो व्हेन वी विल सी दैट डे, मगर द फैक्ट रिमेंस कि हुकूमत जब से आई है, पहले तो ये नाअहली कह रहे थे एंड दे वरंट बाइंग इनटू द कमोडिटी सुपर साइकिल और इंटरनेशनल कमोडिटी जो बढ़ी हुई है उसका एक्सक्यूज एट ऑल। मगर हम ये देख रहे हैं कि फ्रॉम द लेटेस्ट डेटा ऑफ कोर्स इनके आए हुए भी, एंड बिफोर दे पुल्ड द सब्सिडीज, विड्रू द सब्सिडीज या स्टार्टेड डूइंग इट, आपका
आपका आटा, चीनी, मुर्गी, चावल, दूध, तेल, मसूर दाल, ये इन सब की कीमतों में इजाफा हुआ है। आपका मुर्गी में अलोन 60% इजाफा हो गया है, चावल 10 रुपए बढ़ गया, दूध बढ़ गया, तेल बढ़ गया 62 रुपए, मसूर की दाल, ये सब कुछ। मेरा मतलब है कि ये अब किस चीज़ को एट्रीब्यूट करेंगे? ये तो विड्रॉ के बावजूद ये सब कुछ हुआ है सब्सिडीज के। और क्या अगेन इज इट द सेम एक्सक्यूज देन कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, या फिर इधर भी कुछ नाअहली थी और इनने वक्त का ज़िया जो है हमें भारी पड़ गया है? देखिए, नाअहली जो इस गवर्नमेंट की थी ना, जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है, वो ये थी कि इन्होंने फैसले करने में बहुत डिले किया है। बुनियादी नाअहली ये थी इनकी। इनको प्रिपेयर होना चाहिए था, इनको अच्छी तरह पता था पावर में आने से पहले कि क्या सूरत हाल है और क्या फैसले इनको करने पड़ेंगे। उसमें जो डिले आया है उसको नाअहली कह सकते हैं। लेकिन बाकी जो भी इन्फ्लेशन चल रही है वो तो फिलहाल जारी रहेगी, और तमाम फोरकास्ट भी जो हम लोग मार्च अप्रैल में भी देख रहे थे, अभी भी जो आ रहे हैं, वो भी यही बता रहे हैं कि महंगाई की रफ्तार अभी चलती रहेगी। तकरीबन 15% तो ये हो गई है। डीयूसी के 25% तक भी चली जाएगी, जिस तरह मुजम्मिल कह रहे हैं। देखिए, फूड इन्फ्लेशन जहाँ पे जरूरी अशात की का ताल्लुक है, वहां तो 25 से ऑलरेडी ऊपर है। ठीक है, फूड इन्फ्लेशन इज ऑलरेडी हायर देन 25%। होलसेल प्राइस इंडेक्स इज ऑलरेडी हायर अभी, और वो ये चीजें हैं जो आवाम को डायरेक्टली हिट करती हैं। तो वहां तो ऑलरेडी वो पोजीशन पहुंच चुके हैं। इनफैक्ट काफी पहले पहुंच चुके थे हम लोग। ये अभी जारी रहेगा, क्योंकि अभी मजीद डिवैल्यूएशंस जो होनी है और मजीद जो पेट्रोल और डीजल प्राइसेस में इजाफा होना है, इनका इम्पैक्ट जो है वो कैस्केड करता है थ्रू आउट द इकोनॉमी। वो सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक नहीं रहता, तो उसका इम्पैक्ट फिर आपकी बाकी फूड पे भी आएगा, क्योंकि फूड फार्म टू मार्केट पेट्रोल और डीजल के ऊपर ही। तो हम लोग जितना भी कह लें खुरम के पॉलिटिक्स को दूर रखना है, एंड स्ट्रिक्टली आई मीन इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, दीज आर ऑल इंटरट्वाइंड इन टुडेज एज। मे बी वी शुड हम वजह कर दें कि गलत सियासत, गलत बातें नहीं करनी चाहिए, या हाँ, बात सही है। देखें, लेकिन चार्ट ऑफ इकोनॉमी अभी इस माहौल में मुझे रियलिस्टिक नहीं लग रहा, क्योंकि एक तो पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स आर इंटरट्वाइंड, जुड़े हुए हैं। इनको सेपरेट एक हद तक किया जा सकता है, बट नॉट बियॉन्ड दैट, नंबर वन। नंबर टू, जिस लेवल की आजकल पाकिस्तान में टर्बोचार्ज पॉलिटिक्स चल रही है और पोलराइजेशन हुई हुई है, इस माहौल में एक कंसेंसस बनाना अराउंड की इकोनॉमिक इश्यूज मुश्किल तो होगा। आई थिंक एक मिनिमल किस्म का कंसेंसस बन सकता है, लेकिन फिर भी आई थिंक जो टेम्पटेशन नॉट नाउ, मगर वो अभी नहीं होता दिखाई दे रहा। खुरम, मगर मुझे ये बताइए कि जब इन्फ्लेशन, महंगाई इस हद तक चली जाएगी, जो आप भी इंडिपेंडेंटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये और अब आपका हमारे दोस्त भी कर रहे हैं, तो ये तो दिस इज जस्ट राइप ग्राउंड फॉर एजिटेशन एंड इमरान खान पॉलिटिक्स। Absolutely. It is. It's very ripe ground, and I think कोई भी ऑपोजिशन में होता अभी, नॉट ओनली इमरान खान, हमने माजी में देखा है पिछले साल भी, जो आज हमारी हुकूमत है, ये शहबाज शरीफ और उनके जो बंदे हैं और वो खुद भी कर रहे थे ये काम। वो खुद भी पेट्रोल प्राइस इंक्रीज होती थी, वो उसको पॉलिटिसाइज करते थे। तो ये टेम्पटेशन हर ऑपोजिशन पार्टी के पास होती है और हर उसका फायदा उठाते तो हैं। आने वाले दिनों में आई थिंक पॉलिटिकल चैलेंजेस कमिंग आउट ऑफ द इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेंगे, वो मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी में अभी एडजस्टमेंट जो है वो काफी ज्यादा और होनी है। एंड आई डोंट थिंक एनी ऑपोजिशन पार्टी जो है वो इस मौके को छोड़ेगी। तो आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं मुजम्मिल की कि तारीख का बदतरीन मुआशी साल आने वाला है अब? आई थिंक ये कहना मुश्किल है। जिनको 1998 याद है, न्यूक्लियर डेटोनेशन और सैंक्शंस के बाद, जिनको 2008 और 9 के साल याद है, वो शायद डिसएग्री करें। आई थिंक जिनको 1970 याद है, वो वाला क्राइसिस, वो शायद डिसएग्री करें इससे। बट बाय एंड लार्ज आई थिंक मुश्किल साल तो आने वाला है, there's no doubt about it, और I think it will be comparable to जो भी 19-20 में हुआ था, 2019 और 20 में जो PTI ने एडमिनिस्टर करनी पड़ी थी एडजस्टमेंट, उसी टाइप की चीज अब दोबारा होनी पड़ेगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। और अगर आप समझ रहे हैं कि ये मैंने अपनी लाइन कोई गवर्नमेंट चेंज होने के बाद की है, नो, मैं तो ये आई थिंक नो सर, आई हैव बीन इंटरव्यूइंग यू, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, एंड आई डू वाउच फॉर दैट। बट मुजम्मिल साहब, ये गंदुम रशिया से मंगवाने का फैसला है, साथ IMF का प्रोग्राम अगर पटरी पे चढ़ गया वापस, और 2 अरब और इंक्रीज हो गया, 1 साल और एक्सटेंड हो गया, मल्टीलैटरल डोनर्स दीगर भी आ गए, हमारे दोस्त ममालिक भी आके इधर डिपॉजिट्स के ऊपर और इत्तफाक कर गए, तो फिर तो कहीं ना कहीं तो कुशनिंग इस हुकूमत को मिलेगी।
देखिए, बात यह है कि खुरम ने बड़ा राइटली बोला कि जिसको 2009 याद है, जिसको 1998 याद है और 74, 75 याद है, तो अभी जो है हम कुछ चीज़ों में 2009 और कुछ चीज़ों में 1998 के रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं ऑलरेडी। जैसे कि काइबोर जो है 2009 का रिकॉर्ड टूट चुका हुआ है, जो टी बिल की यील्ड्स हैं वो 1998-99 का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन उस यील्ड्स हैं। यूरो बॉन्ड तो तारीख की हाई हो गई है, 28% के करीब हो गई हैं। इन्फ्लेशन जैसे इन्होंने कहा 2008-9 में हाईएस्ट लगी थी पाकिस्तान की तारीख में 25%। वी आर वेरी क्लोज टू इट, लेट्स सी कि वो चलें ऊपर नीचे, जिसका भी होगा वो पता लग जाएगा। ग्रोथ के नंबर ऑलरेडी जो है अभी फील गुड फैक्टर चल रहा है, उसको स्लो डाउन होते होते भी मतलब 2-2.5% चलें, गुजारा कर लेंगे। मेरा जो कंसर्न है ना इस वक्त, महर आपने जो फूड की बात की, यू आर राइटली सेड, मतलब यू आर एब्सोल्युटली राइट। अभी आपको 2 मिलियन टन 3 मिलियन टन गंदम तो अगले साल की जरूरत है ना, अभी तो आपकी फसल कटी है 26.5 मिलियन टन, ये कैरी ओवर स्टॉक 3 मिलियन टन था। मेरा कंसर्न ये जो अभी आजकल एग्रीकल्चर के साथ हो रहा है, जो पानी नहीं है और जो क्रॉप आउटलुक्स हैं, कॉटन की क्रॉप आउटलुक है और उसके ऊपर ओवर एंड अबव 2 महीने पहले जैसे भी था मैनेज कर रहे थे, ऐसी लोड शेडिंग नहीं थी जिसकी वजह से कारखाने बंद हो रहे हैं, प्राइसिंग आउट हो रही है। दीज आर माई कंसर्न्स। ये इसको और जो है, एक तो इंटरनेशनल वोज थे हमारे ऊपर, ये जो है लोकली जब डिमांड एंड सप्लाई की जो इश्यूज आएंगे, इससे इन्फ्लेशन और स्पाइरल होगी। तो मेरा कंसर्न आज करंट है जिस तरीके से हम इसको मिसमैनेज कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने एक LNG की बात की थी, मेरे दोस्त ने, खुरम ने बात बोली कि हमने प्रोक्योर नहीं किया था, चले इन्होंने आते 6 हफ्ते पहले जो मई में तो प्रोक्योर कर ली, अब ये जून जुलाई की ये लोग क्यों नहीं कर रहे? अब व्हाई दे आर फॉरगेटिंग अबाउट इट, व्हाई दे आर नॉट मतलब इशूइंग द न्यू टेंडर? 6 हफ्ते हो गए अब तो। बहुत इसका मतलब ये है कि हमारे साथ मुजम्मिल और खुरम मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी। इट विल नॉट बी एन ईजी ईयर इंडीड, लेकिन बहरहाल कुछ फैसले नागुज़ीर हैं और कुछ फैसलों के ऊपर मंफी सियासत से इस कौम को इज्तनाब करना होगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।